चलिए आज समझते हैं भारत में किसी बिल के कानून बनने के सफर के उस आखिरी सबसे जरूरी पड़ाव को। हम देखेंगे कि संविधान की रोशनी में वो कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं और देश के पैसों का हिसाब किताब कैसे मैनेज होता है। जरा सोचिए, एक बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया, तो क्या वो बस उसी वक्त कानून बन गया? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो फिर इसके बाद होता क्या है? आज की हमारी पूरी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति की फाइनल मुहर से, फिर सरकार के सालाना बजट को समझेंगे, खर्च के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी कैसे मिलती है ये जानेंगे, फिर कुछ खास तरह के खर्चों को देखेंगे और आखिर में संसद में भाषा और नियम कैसे काम करते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है राष्ट्रपति की मंजूरी। ये वो आखिरी मुहर है जो किसी भी बिल को एक असली कानून का रूप देती है। देखिए, आर्टिकल 111 के हिसाब से जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उनके पास मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी सहमति दे दे और बिल फौरन एक कानून यानी एक्ट बन जाए। दूसरा, वो अपनी सहमति को रोक ले जिससे वो बिल वहीं खत्म हो जाता है। और तीसरा, वो उस बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, राष्ट्रपति की ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर संसद उस लौटाए हुए बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें बदलाव किया हो या न किया हो, तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। ये हमारे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की ताकत को दिखाता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ पर, और वो है मनी बिल। राष्ट्रपति किसी भी मनी बिल को दोबारा सोचने के लिए वापस नहीं भेज सकते। उन्हें या तो उस पर हाँ कहना होता है या फिर उसे रोकना होता है, पर उसे लौटाने का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता। चलिए, अब कानून बनाने की प्रक्रिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि देश को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसका इंतजाम कैसे होता है। तो अब बात करते हैं सरकार के सालाना बजट की। आपको पता है एक मजेदार बात, हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार आने वाले साल के लिए अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का पूरा कच्चा चिट्ठा संसद के सामने रखती है। इस बजट के मेनली 2 हिस्से होते हैं। एक है रेवेन्यू अकाउंट, जिसमें सरकार की रोजमर्रा की कमाई आती है, जैसे टैक्स वगैरह, और रोज के खर्चे जैसे सरकारी योजनाओं पर होने वाला खर्च। और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें लंबी अवधि की चीजें आती हैं, जैसे सरकार का लोन लेना या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना। तो ठीक है, सरकार ने बजट पेश कर दिया, लेकिन क्या वो फौरन पैसा खर्च करना शुरू कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब आता है सबसे जरूरी कदम, हर एक रुपए के खर्च के लिए संसद की मंजूरी लेना। आर्टिकल 113 के तहत हर मंत्रालय अपने खर्चों की जरूरतों को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स या अनुदान की मांगों के रूप में पेश करता है। और यहीं पर देखिए लोकतंत्र की असली ताकत दिखती है। इन मांगों पर वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है, क्योंकि उसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा इस पर बहस कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन वोट नहीं कर सकती। सीधा सा सिद्धांत है, जनता के पैसे पर कंट्रोल जनता के नुमाइंदों का ही होगा। एक बार जब लोकसभा इन सभी मांगों को पास कर देती है, तब सरकार को भारत की संचित निधि से, यानी उस सरकारी खजाने से जहां सारा पैसा जमा होता है, पैसा निकालने के लिए एक कानूनी इजाजत चाहिए होती है। ये इजाजत एक खास कानून के जरिए मिलती है, जिसे अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक कहते हैं। आप इसे देश के खजाने की आखिरी चाबी समझ सकते हैं। इसके बिना एक भी रुपया खर्च नहीं हो सकता। लेकिन सोचिए कुछ अलग सिचुएशन, मान लीजिए साल के बीच में अचानक और पैसे की जरूरत पड़ जाए, या फिर चुनाव के बाद नई सरकार बनी हो और उससे देश चलाने के लिए तुरंत पैसा चाहिए। तो इसके लिए भी हमारे संविधान में खास व्यवस्था की गई है। ऐसी ही सिचुएशन के लिए है आर्टिकल 115, जिसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी पूरक अनुदान का प्रावधान है। अगर किसी काम के लिए बजट में दिया गया पैसा साल के दौरान कम पड़ जाए तो सरकार संसद से और पैसे की मांग कर सकती है। और फिर आता है वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान। इसे ऐसे समझिए, चुनाव हुए हैं, नई सरकार बनी है और उसे काम करने के लिए तुरंत पैसा चाहिए।
लेकिन पूरा बजट पास होने में तो टाइम लगेगा ना। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा सरकार को कुछ महीनों के जरूरी खर्चों के लिए एक एडवांस परमिशन दे देती है। इसी को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। और आखिर में है फाइनेंशियल बिल, यानी वित्तीय विधेयक। अब ये भी पैसे से ही जुड़ा है, पर यह मनी बिल का जुड़वा भाई नहीं है, थोड़ा अलग है। इसमें अक्सर नए टैक्स लगाने या पुराने टैक्स में बदलाव करने जैसे प्रस्ताव होते हैं। और मनी बिल की तरह ही इसे भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो हमने कानून और पैसे की सारी बातें समझ ली, पर यह सब काम होता कैसे है? मतलब संसद में नियम कायदे क्या हैं और कौन सी भाषा में ये सब कामकाज चलता है? चलिए अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। आर्टिकल 118 संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को ये पावर देता है कि वो अपना कामकाज ठीक से चलाने के लिए खुद के नियम बना सके। मतलब हर सदन की अपनी एक रूल बुक होती है ताकि बहस से लेकर वोटिंग तक सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से चले। और भाषा का क्या? आर्टिकल 119 और 120 कहते हैं कि संसद का काम आमतौर पर हिंदी या अंग्रेजी में होता है, लेकिन और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर कोई सदस्य चाहे तो वो स्पीकर या चेयरमैन की इजाजत से अपनी मातृभाषा में भी बात रख सकता है। ये भारत की भाषाई विविधता का सच्चा सम्मान है। तो चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने शुरुआत की आर्टिकल 111 से, जो राष्ट्रपति की सहमति के बारे में है। फिर आर्टिकल 112 जो एनुअल बजट से जुड़ा है। आर्टिकल 113 और 114 हमें खर्च की मंजूरी की प्रक्रिया बताते हैं। खास तरह के अनुदान आर्टिकल 115 और 116 में आते हैं। फाइनेंशियल बिल्स आर्टिकल 117 में, और आखिर में आर्टिकल 118 से 120 जो संसद की अपनी प्रक्रिया और भाषा को तय करते हैं। और अब आखिर में एक सवाल, ये जो इतने सारे नियम कानून हैं जो कभी कभी बहुत टेक्निकल लगते हैं, ये असल में हमारे लोकतंत्र की नींव को कैसे मजबूत करते हैं? ये कैसे पक्का करते हैं कि सरकार की शक्ति हमेशा जवाबदेही और पारदर्शिता के दायरे में रहे? इस पर जरूर सोचिएगा।